हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द कॉमर्स केंद्र। और आज जो है हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 डेवलपमेंट और लेक्चर नंबर 2 कवर करने वाले हैं। आई होप इससे पहले आपने जो है लेक्चर नंबर 1 कवर कर लिया होगा, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन आंसर बेस्ड हमने जो है कुछ टॉपिक कवर करे थे। अब क्लास 10th सोशल साइंस जो है उसको मैं पूरा क्वेश्चन आंसर बेस्ड रेडीमेड आंसर भी आपको प्रोवाइड करूंगा और इजी लैंग्वेज में आपको आंसर प्रोवाइड करूंगा। और मैं इस बात की पूरी गारंटी देता हूँ कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उससे बाहर हमारा पेपर जाना ही नहीं है। ठीक है, तो बस आप जितना पढ़ाया जा रहा है उसको बहुत अच्छे से कवर करिए। और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ उसको कमेंट में पूछिए भी। और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो उसको आप लाइक करिए। इससे पहले हमने जो कुछ चीज़ें कवर कर ली थी, आई थिंक हमने 7 क्वेश्चंस जो है कवर कर लिए थे। लास्ट हमारा क्वेश्चन नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है वो हमने समझा था। तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है व्हाट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है। इसके बारे में हम जो है बात करेंगे। देखो बेटा, व्हाट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है उसको आपको पढ़ना हो तो आपको याद रखना पड़ेगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है कंपोजिशन इंडेक्स होता है एक तरीके से, वो है ना, कंपोजिट इंडेक्स होता है यूज्ड टू मेजर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, है ना। कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट कैसा हो रहा है उसको मापने के लिए एक एच जो है इंडेक्स निकाला जाता है। इट पब्लिश बाय यूएनडीपी। ये एक यूएनडीपी संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा ये निकाला जाता है। एंड कंसिडर्स 3 फैक्टर्स, इसमें 3 फैक्टर्स को जो है कंसिडर किया जाता है। पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लिटरेसी लेवल क्या है, उसके हिसाब से जो है एच निकाला जाता है। आई होप आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो बस उसी को हम जो है अच्छे से समझते हैं। देखो, एच का फुल फॉर्म पहले तो आपको याद रखना है, ह्यूमन डेवलपमेंट और इंडेक्स। ये तो नाम है, नाम तो हम कुछ भी दे सकते थे, तो ये नाम दिया उन्होंने। मेन मकसद इसका क्या था, कंट्री को कंपेयर करना। कंट्रीज जो है, कंट्री को नहीं, कंट्रीज को कंपेयर करना। अब कंपेयर करना, देशों को कंपेयर करना। अब मान लो अगर आपको दो देशों को कंपेयर करना हो, ये कोई कंट्री ए है अमेरिका मान लेते हैं, और ये कोई कंट्री बी है भारत मान लेते हैं। आपको दोनों देश के बीच में अगर कंडीशन बतानी होगी देश की स्थिति क्या क्या है, तो आप बोलोगे सर आप ही ने बताया था कि अगर हम वहाँ की पर कैपिटा इनकम देख ले, क्या देख ले, पर कैपिटा इनकम देख ले, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से देश की स्थिति अच्छी है। जैसे यहाँ अमेरिका की जो पर कैपिटा इनकम है मान लो 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति आई है, और भारत की जो है वो मान लो सिर्फ सर 4,000 ही है। तो ऐसे में जो है हमें पता चल जाएगा कि अमेरिका जो है ज़्यादा सक्षम है और भारत जो है उससे पीछे है। लेकिन मैंने बोला कि अगर आपने वो पर कैपिटा इनकम वाला क्वेश्चंस कवर कर रखा होगा तो आपको पता होना चाहिए। एक सेकंड में देख लेता हूँ कि पर कैपिटा इनकम हमारा कवर हुआ है कि नहीं हुआ है, अभी तक हो गया है ना। तो पर कैपिटा इनकम मैंने आपको ये भी बताया था कि ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है कंट्री को कंपेयर करने का, क्योंकि पर कैपिटा इनकम मैंने बताया था कि मुकेश अंबानी की इनकम भी गिनी जाएगी, अडानी की इनकम भी गिनी जाएगी, और वो लोग जो बिल्कुल कमा नहीं रहे उनके उनको भी वो बांट दी जाएगी। तो पर कैपिटा इनकम में एक इशू है ना, आपको मैंने बताया था। जैसे कि पर कैपिटा इनकम निकालनी हो तो हम कैसे निकाल देते हैं कि टोटल नेशनल इनकम जो राष्ट्र की आई है उसमें जो टोटल पॉपुलेशन है, मान लो इस क्लास में, अपने क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे में से एक व्यक्ति के पास 100 रुपये थे, एक व्यक्ति के पास 500 रुपये थे, एक व्यक्ति के पास पैसे थे ही नहीं, और एक व्यक्ति के पास जो है मान लो 400 रुपये थे। ठीक है, और उसमें मान लो आप जो है 10 बच्चे थे। ठीक है, तो आपने क्या करा कि क्लास में पर कैपिटा इनकम निकालनी था, आपने क्या करा कि सब इनकम को जोड़ लिया तो 1,000 रुपये बन गए, और उसको 10 लोगों में बांट दिया। ठीक है, तो अब 10 लोगों में बांटा तो आपने क्या नोटिस करा कि हर एक व्यक्ति के पास 100 रुपये आएंगे, हर एक व्यक्ति के पास 100 रुपये आएंगे। लेकिन सच में तो क्या था कि एक व्यक्ति के पास बिल्कुल 0 रुपये थे, एक व्यक्ति के पास सिर्फ 100 रुपये थे, और दो लोगों के पास ज़्यादा पैसे थे। लेकिन बांटते टाइम हमने क्या करा कि सबको बराबर बराबर बांट दिया। ऐसे पर कैपिटा इनकम में हम क्या करते हैं कि पूरे देश के इनकम को गिन लेते हैं और देश में जितनी भी जनसंख्या उसमें बांट देते हैं। तो ऐसे में पता चलता है कि यार पर कैपिटा इनकम तो बहुत अच्छी है इंडिया की, लेकिन रियलिटी क्या है कि उसमें मुकेश अंबानी की सारी इनकम आ गई, और व्यक्ति जो नहीं कमा रहा था उसकी कोई इनकम आई भी नहीं, लेकिन उसको फिर भी पैसे बांट दिए। तो पर कैपिटा इनकम ना
दो देश को कंपेयर करने के लिए ही यूज़ की जा सकती है, लेकिन उसमें पूरी तरीके से उस पर लाई नहीं कर सकती क्योंकि उसमें एरर होता है, और एरर मैंने आपको बता दिया, ये एक इशू रहता है। तो अब जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें यही है कि एच सर, फिर हमने एच क्यों, इसीलिए हमने एच लिया था कि एच से हमें पता चल जाए, एच से हमें पता चल जाए, क्योंकि हम इसमें और भी चीज़ें देखते हैं। इसमें हम जो है 3 चीज़ें देखते हैं, है ना। इसमें हम जो है 3 चीज़ें देखते हैं जहाँ पे ये लिखी हुई है। क्या क्या चीज़ें देखते हैं आप याद रखना। एक तो पर कैपिटा इनकम देखते ही हैं, दूसरी हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी देखते हैं और लिटरेसी लेवल भी देखते हैं। अब पर कैपिटा इनकम तो मैंने अभी आपको बता ही दी थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि एक व्यक्ति, है ना, किसी देश में अगर पैदा हुआ है तो देश में पैदा होते से ही वो कितने साल तक जिएगा। बोले सर अभी कुछ समझ में नहीं आया, मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में आप पढ़ रहे हो तो इसको बोलते हैं जीवन प्रत्याशा दर। कैसे, मैं बताता हूँ। अगेन 2 देश है, कंट्री ए और कंट्री बी, 2 देश है। एक में आपने जन्म लिया एक बार, फिर आपकी डेथ हो गई और आपने बी कंट्री में जन्म लिया, ठीक है। अब हुआ क्या कि ए कंट्री में आप सिर्फ 10 साल के हुए, याद रखना, और आपको लग गई बेटा बीमारी, तो आप 10 साल में निपट गए। वहीं बी कंट्री में आपने जन्म लिया और आप जो है 80 साल तक जिए। बोले सर ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है ना, कैसे हो सकता है मैं बताता हूँ। ये जो ये देश था ना, ये बिल्कुल पिछड़ा हुआ देश था। पिछड़ा हुआ देश कैसे था, आपको कैसे होता सर? देखो यहाँ पर जो है हॉस्पिटल अच्छे नहीं थे, तभी आपको कुछ बीमारी लग गई होगी। यहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा, चलो ये तो रहने दे अभी, है ना, और गड़बड़ हो जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? यहाँ पर जो है गवर्नमेंट बिल्कुल ध्यान नहीं देती है लोगों पर, गवर्नमेंट बिल्कुल ध्यान नहीं देती है, हॉस्पिटल तो बिल्कुल थे ही नहीं। दूसरा, यहाँ पर जो है फूड की जो क्वालिटी है वो भी ख़राब है। यहाँ पर जो पीने का पानी होता है, जो तो ज़रूरी होता है, वाटर क्वालिटी भी बिल्कुल ख़राब है। यहाँ पर जो है बेटा मेडिसिन वो भी बिल्कुल कम है। तो आपने एक बात देखी होगी, इस देश में जो चीज़ें हैं, सुविधा जो है वो बिल्कुल अच्छी है ही नहीं। और एक तरफ जो दूसरा देश में सारी चीज़ें अच्छी है, जो मैंने आपको गिनवाई ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। अब एक बात बताओ, एक बच्चा जो इस देश में जन्म लेगा और एक बच्चा जो इस देश में जन्म लेगा, तो जन्म लेते से हम बोल सकते हैं ना कि यार अगर इस देश में क्वालिटी अच्छी नहीं है जीने की, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा कितने साल जी पाएगा? अगर 10 साल में नहीं होता एक्सपायर, तो हो सकता है कि वो 30 साल में एक्सपायर हो जाता, क्योंकि खाने पीने को नहीं है, रहने को नहीं है, फैसिलिटी कुछ नहीं है। वहीं एक देश में सारी फैसिलिटी है, तो हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ बीमारी हो भी गई तो उसका इलाज हो जाएगा, खाने को अच्छा है तो बीमारी होगी ही नहीं। तो जो बेटा किसी भी देश में जब हम जन्म लेते हैं ना, तो जन्म लेते से हमें एक अंदाजा होता है कि अगर हम कुछ, हमें मतलब एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई बड़ी समस्या नहीं हुई, तो नॉर्मली सब कुछ बढ़िया चला, तो हम कम से कम 80 साल जी जाएंगे या कम से कम 50 साल जी लेंगे। तो जन्म लेते से ही हम एक जब अंदाज़ा लगा सकते हैं किसी देश के बारे में कि कितने साल कम से कम हम यहाँ पर जिंदा रह सकते हैं, अगर कुछ अनहोनी नहीं हुई तो, दुर्घटना नहीं हुई तो उसी को हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं। जैसे जो देश जितने विकसित होते हैं ना, वहाँ का खाना पीना इतना अच्छा होता है, वहाँ की हेल्थ सर्विस इतनी अच्छी होती है, हम कहते हैं कि उस देश में लोग ज़्यादा जीते हैं। जैसे आपने सुना होगा जापान के बारे में। जापान में जो होते हैं लोग, नॉर्मली मैं अभी याद तो नहीं कर पा रहा हूँ आई थिंक, पर वहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी शायद 90 के आसपास होती है। और इंडिया में जो है वो आई थिंक अब बढ़ चुकी है, और हम भी जो है 75 से 77 की एक अप्रोक्सीमेशन में हो चुका है। अंग्रेज के टाइम पे हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 30 से 35 साल ही हुआ करती थी। तो अपना देश भी ग्रोथ कर रहा है, तो ये भी एक इंडिकेटर होता है जिससे हम किसी देश का डेवलपमेंट कंडीशन बता सकते हैं। अब ये क्यों जरूरी होता है बेटा? देखो, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी से हमें पता चलता है कि वहाँ का हेल्थ सेक्टर कितना अच्छा है देश का, वहाँ पर लोगों पर कितना ध्यान दिया जा रहा है, वहाँ का वाटर सप्लाई कैसा है, वहाँ के फूड चेन कैसी है, वहाँ की मेडिसिन गवर्नमेंट कैसी है। तो ये भी हम पता लगा सकते हैं कि वहाँ का ह्यूमन डेवलपमेंट कितना हो रहा होगा। तो इसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। फिर दूसरा, इसको हम सेफ क्वेश्चन भी करने वाले थे, आप डरो मत, ये अलग से हम क्वेश्चन करेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता क्या है। लिटरेसी रेट हमने पढ़ा था, लिटरेसी मतलब कौन कितना पढ़ा लिखा है। तो अगर देश में हम लिटरेसी रेट देखें, जैसे ए कंट्री है, बी कंट्री और सी कंट्री है, तो हम देखेंगे यार यहाँ पर 80% लोग पढ़े लिखे हैं, यहाँ पर 90% लोग पढ़े लिखे हैं, यहाँ पर जो है मान लो 70% लोग पढ़े लिखे हैं। तो अगर हम 3 देश के
पर कैपिटा इनकम देखेंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखेंगे और लिटरेसी लेवल देखेंगे। ये तीन चीज़ों को देखेंगे तो वहाँ का हमें एचडीआई पता चल जाएगा कि यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट कितना हो रहा है। क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है मतलब लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों की जो जीवन प्रत्याशा दर है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो बढ़ेगी, और लोगों की जो लिटरेसी रेट है मतलब जो एजुकेशन लेवल है वो भी बढ़ेगा। और अगर वो सब बढ़ रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ का एचडीआई अच्छा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है आप सभी को समझ में आ गया होगा, तो आप इसको कवर कर लेना। एच डी आई अब पढ़ के देखो, एच डी आई कंपोजिशन है, इंडेक्स है, किसके लिए यूज्ड टू मेजर करने के लिए यूज करा जाता है किसको, ओवरऑल डेवलपमेंट, कि ओवरऑल डेवलपमेंट कैसा चल रहा है उस कंट्री का। इट इज पब्लिश बाय यूएनडीपी, याद रहे किसके द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। एंड कंसिडर्स 3 फैक्टर, उसमें 3 फैक्टर को कंसिडर किया जाता है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है और लिटरेसी लेवल कितना है। तो उससे हम एचडीआई निकालते हैं। आई होप हमें समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई क्या होता है। देखो बेटा, बीएमआई जो होता है ना, एक तरीके से ये बॉडी का फेट मापना है ना, कितने लोग नरिशमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है उसके बारे में बात की जाती है। देखो मैं कुछ समझाने की बात करता हूँ आपको। बीएमआई जो एक फॉर्मूला होता है ना, उसमें जो होता है व्यक्ति का वेट कितना है, वजन कितना है, जैसे मान लो 70 kg वेट है और उसकी हाइट कितनी है ना, फीट में नहीं, उसमें मीटर में मापते हैं। जैसे मान लो किसी व्यक्ति की 170 हाइट है, मतलब मान लो कि ये कुछ 5-6 फीट होगी, उस 5-6 फीट को हम अगर निकाले मीटर में तो एक 1.70 मीटर होती है, उसका स्क्वायर लगा दें हम, तो ये जो इस फॉर्मूले को हम सोल्व करें और जो भी नंबर निकल के आएगा है ना, तो वो नंबर ही हमारा जो है बीएमआई होगा। जैसे कि इसका नंबर को हम सोल्व करें और मान लो निकल के आया 25 सोल्व करने पर, तो ये 25 ही बीएमआई होगा। सर इससे होता क्या है, इससे होता है कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने क्या करा है कि बीएमआई को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। अब इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट ने पहले से नंबर दे दिए कि कोई 18 पॉइंट से नीचे अगर है तो वो अंडर नरिश्ड है। अंडर नरिश्ड मतलब उसको और जो है अपने हेल्थ पे ध्यान देने की जरूरत है। कोई 18.5 से लेकर मान लो 24 या 0.5 तक है तो वो बिल्कुल बैलेंस है, और कोई 24.5 से अगर ज़्यादा है तो वो जो है मोटे की गिनती में आ जाएगा, मोटापा। ठीक है, तो ये 3 इंडेक्स मान लो हमारे देश में है, तो इससे हम क्या करते हैं कि ये वैल्यू निकाल, जैसे 25 वैल्यू निकल गई थी, मतलब हम कह सकते हैं ये बैलेंस था। जब 25 में तो 24.5 से थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये बॉडी जो है बैलेंस है। अगर किसी का वेट 70 kg और इतनी हाइट है तो बिल्कुल बैलेंस है। अगर तो इसे जो है ना बीएमआई ये बताने में हेल्प करता है कि उस व्यक्ति के नरिशमेंट की स्थिति क्या है। ठीक है, वो ओवर वेट है या अंडर वेट है या बराबर बैलेंस वेट है, तो ये बीएमआई से पता चलता है। तो अगर आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी बेटा यही है, BMI मेथड एक तरीका है यूज टू फाइंड आउट एंड इफ एडल्ट इज अंडर नरिश्ड, ये पता लगाने का कि जो कोई व्यक्ति एडल्ट है, कोई युवा है, वो अंडर नरिश्ड है या ओवरवेट है ना। अंडर नरिश्ड मतलब उसकी वो कमज़ोर है, या ओवरवेट या फिर उसका वेट बहुत ज़्यादा है। इट इज़ कैलकुलेटेड, उसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है डिवाइडिंग वेट, है ना, वेट को डिवाइड करना होता है स्क्वायर ऑफ देयर हाइट, स्क्वायर ऑफ दैट मीटर, मीटर में हमने जो भी है हमारी वैल्यू वो निकाली और उसको स्क्वायर लगा दिया, उसको सोल्व करने पर जो वैल्यू आती है उसको कंपेयर करना पड़ता है। 18.5 से कम है तो वो अंडर नरिश्ड होगा, 18.5 या 20, मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है ना, तो आप ये एक बार चाहो तो सर्च कर लेना। मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ आपको कि इसके आसपास ही कुछ होगा, और इससे ज़्यादा है तो वो मोटापे मतलब ओवरवेट है। तो आपको जो है ये होता है बेटा बीएमआई। बीएमआई बेसिकली इंसानों की बॉडी मास को कैलकुलेट करता है, इसीलिए इसका फुल फॉर्म भी होता है बॉडी मास इंडेक्स, है ना। तो ये भी समझ में आ गया, ईजी है, मतलब इतना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, बट ठीक है क्योंकि एनसीईआरटी में इसको दे रखा था तो हमने इसको पढ़ लिया, उसका रेडीमेड आंसर भी हम जो है पढ़ लेंगे, है ना। तो ये भी हमें समझ में आ गया होगा। हम हमारे नेक्स्ट आंसर की ओर बढ़े, क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो वो है पब्लिक फैसिलिटी। भाई साहब पब्लिक फैसिलिटी क्या होती है, गवर्नमेंट जो हमें फैसिलिटी देती है उसी को पब्लिक फैसिलिटी कहते हैं। भैया हमारे गवर्नमेंट के स्कूल कैसे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल कैसे, गवर्नमेंट ने रोड कैसे बनाए हैं, गवर्नमेंट ने पार्क कैसे बनाए, गवर्नमेंट ने कैसी सुविधाएं दी है, पब्लिक फैसिलिटी, गवर्नमेंट के द्वारा दी गई फैसिलिटी। ये तो आसान है ना। तो आप अगर इसका आंसर पढ़ो, पब्लिक फैसिलिटीज आर सर्विसेज प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट जो भी सर्विस देती है पॉपुलेशन जनता को उसी को जो है पब्लिक फैसिलिटी कहते हैं। देट आर असेंशियल फॉर कम्युनिटी, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि क्या क्या हो सकता है, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड पीडीएस,
है ना, राशन शॉप जिसको हम बोलते हैं, पीडीएस मतलब राशन शॉप जो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है ना, वो कैसी है, दिस आर चीपर व्हेन प्रोवाइड कलेक्टिवली, तो ये जो सस्ती पड़ती है, तो इसीलिए इसको जो है पब्लिक फैसिलिटी कहते हैं, जो कि सरकार लोगों को देती है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो बेटा, इस दुनिया में जितने भी रिसोर्स हैं, आप अगर स्कूलों में अभी तक आपने चैप्टर पढ़ा होगा रिसोर्स के बारे में, आपको पता होगा रिसोर्स क्या होते हैं, संसाधन। और संसाधन क्या होती है, हर वो वस्तु जिसका हम इस्तेमाल करते हैं संसाधन है। इस वक्त तो मैं क्या कर रहा हूँ, है ना, लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लैपटॉप मेरे लिए संसाधन है। मेरे हाथ में ये स्टाइलिश लिखने के लिए, ये भी संसाधन है। मेरे पास माइक है, ये भी संसाधन है। तो जो भी वस्तु हम यूज़ करते हैं वो सब संसाधन होते हैं। लेकिन इस दुनिया में संसाधन क्या है, सीमित है बेटा। संसाधन क्या है, सीमित है। अगर असीमित होते, लिमिटेड नहीं होते, सीमित है, लिमिटेड है। अगर अनलिमिटेड होते तो फिर तो इस दुनिया में सब अमीर होता, गरीब कोई होता ही नहीं। तो ये बात तो फिक्स है कि रिसोर्स जो है हमारे पास क्या है, लिमिटेड है, सीमित है। अब उसी सीमित संसाधनों का हमें यूज़ करना है, हर देश को यूज़ करना होता है। हर देश जो है उसी सीमित संसाधनों का यूज़ करता है, और यूज़ कर कर क्या करता है, अपनी कंट्री का डेवलपमेंट कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा होता है, कंट्री का डेवलपमेंट कर रहा होता है। अब हर देश चाहेगा कि हमारे देश का डेवलपमेंट होता रहे, तो इस डेवलपमेंट के चक्कर में हम क्या करते हैं कि नेचर को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, डिप्लेशन करते जा रहे हैं। नेचर को क्या कर, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इन्वायरमेंट को क्या कर रहे हैं, डिप्लेशन कर रहे हैं इन्वायरमेंट का। तो इस चीज से बचने के लिए हमने क्या करा कि यार एक काम करते हैं, डेवलपमेंट तो हम रोक नहीं सकते, डेवलपमेंट तो कोई भी कंट्री रोक नहीं सकती। डेवलपमेंट रुकेगा तो फिर लोगों को दिक्कत आएगी। तो डेवलपमेंट तो करना ही है, लेकिन हम इन्वायरमेंट को बचाते हुए, इन्वायरमेंट को बचाएंगे, और जो भी रिसोर्स है उनका ऐसा यूज़ करेंगे कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, फ्यूचर जनरेशन जो है, उसके लिए भी चीज़ें बची रहे। बोले सर ऐसा ज़रूरी क्यों है? सोचो बेटा, हमारे बाप दादा अगर हमारे लिए घर बार नहीं छोड़ते, हमारे लिए ज़मीन जायदाद नहीं छोड़ते, हमारे लिए नौकरियाँ दुकानें नहीं छोड़ते, तो बेटा आज हम क्या कर रहे होते हैं, भीख मांग रहे होते हैं ना। तो हमारी जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम भी जो है चीज़ें बचा कर रखें। तो दो बात नोटिस करी होगी। क्या नोटिस करा आपने? एक तो डेवलपमेंट हो लेकिन इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे, उसको ध्यान में रखना है। और दूसरा, फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखना। दो चीज़ें होती है, आपको याद रखनी है। क्या? इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना है, और फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए जो है डेवलपमेंट करना है। तो अगर हम डेवलपमेंट ऐसा करें, जो दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करें, तो उसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। सिर्फ दो ही चीज़ें आपको याद रखनी है बेटा। देखो लिखा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन। जो हमारी आज की जनरेशन है उसकी आवश्यकता को तो पूरी करे, विथआउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। जो आने वाली पीढ़ी है उसको ध्यान रखती है, उनको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत ना पड़े, एंड मीट देयर ओन नीड्स, और वो आने वाली जो जनरेशन है वो भी अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। इसमें इन्वायरमेंट के बारे में नहीं दे रखा है, लेकिन इन्वायरमेंट के बारे में भी आप चाहो तो लिख सकते हो, विथआउट कॉम्प्रोमाइजिंग इन्वायरमेंट। तो दो चीज़ों का ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट हो रहा है। क्योंकि देखो बेटा, ये इकोनॉमिक्स है तो यहाँ पर इन्वायरमेंट हटा दिया, ज्योग्राफी आएगा वहाँ भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे इन्वायरमेंट भी आ जाएगा। तो घबराने वाली बात नहीं है ना, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तभी इन्वायरमेंट को हटा दिया। तो अब दोनों चलेगा, आप इन्वायरमेंट चाहो तो लगा सकते हो, चाहो तो हटा भी सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। हम जो है हमारा भी ध्यान रखें और आने वाली पीढ़ी का भी ध्यान रखें, उसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये भी हमें समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है। अभी मैंने आपको रिसोर्स पढ़ाया, रिसोर्स होता क्या है। रिसोर्स हर वो चीज़ जिसका हम इस्तेमाल करते हैं उसी को हम रिसोर्स कहते हैं। ठीक है सर, अब ये रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल क्या हो गया? एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्स, क्या लिख रहा हूँ बे, रिन्यूएबल रिसोर्स, और एक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब ये क्या चीज़ आ गई? देखो बेटा, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, रिसोर्स को ना क्या करते हैं, एक्सॉस्टिबिलिटी के हिसाब से दो हिस्सों में बांटते हैं। क्या बोला मैंने? एक्सॉस्टिबिलिटी मतलब खत्म हो जाना। कुछ रिसोर्स जो होते हैं खत्म हो सकते हैं, कुछ रिसोर्स खत्म नहीं होते। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हम जो है इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोयले का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो है सोलर एनर्जी का भी इस्तेमाल करते हैं। तो बोला सर हाँ समझ में आ रहा है। अब आपको पता होना चाहिए कोयले से भी हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो कोयले का जो एक्सट्रैक्शन है वो मिनरल, कोयला एक तरीके से मिनरल्स है, जमीन को खोद कर निकाला जाता है। तो कोयला है ना, लकड़ी जलाकर कोयला निकलता है बेटा, वो कोयला अलग है ना। मेन जो कोयला होता है वो जमीन खोद कर जो है एक्सट्रैक्शन करके, माइनिंग करके ही निकाला जाता है। तो कोयला तो लिमिटेड है, कितना एक इस धरती के अंदर कितना ही कोयला निकाल पाएंगे, एक लिमिट में होगा।
लेकिन जो सोलर एनर्जी है, जो सूर्य से हमें किरणें मिल रही है, वो तो अनलिमिटेड है, रोज मिल रही है। ऐसा थोड़ी कि आज सुबह उठे और सारी सन की जो जितनी भी एनर्जी हम खा जाएंगे, सन को सोख लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपने एक बात नोटिस करी होगी, इसमें दो एनर्जी है। एक एनर्जी वो है अगर यूज़ करेंगे तो खत्म हो जाएगी, एक एनर्जी वो है आप कितना भी यूज़ कर लो खत्म ही नहीं होगी। तो रिसोर्स को दो हिस्सों में बांटा गया है, रिन्यूएबल जो रिन्यू हो सकती है, जैसे सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी अगर रिन्यू हो सकती है तो उसको रिन्यूएबल रिसोर्स कहेंगे। कोयला जो है वो अगर एक बार खत्म हो गया तो वापस रिन्यू होगा नहीं, और होगा तो हजारों साल लग जाएंगे, तो ऐसे को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। तो यही रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं। अगर अब हम डेफिनेशन को पढ़ें तो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रिन्यूएबल रिसोर्स लाइक सोलर एनर्जी आर रिप्लेनिश्ड बाय नेचर ओवर टाइम। समय के साथ जो है रिप्लेनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स लाइक कोयला और पेट्रोल हैव बीन फिक्स्ड स्टॉक एंड गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर ईयर यूज। सॉरी, रिप्लेनिश्ड बाय नेचर ओवर टाइम, सॉरी गलत लिखा है ना। रिन्यूएबल रिसोर्स लाइक सोलर एनर्जी आर रिप्लेनिश्ड, रिप्लेनिश्ड है ना, नॉन रिन्यूएबल रिप्लेनिश्ड हो जाएंगे, है ना। रिप्लेनिश्ड गलत वर्ड ही लिख दिया, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। रिप्लेनिश्ड का मतलब होता है, रिप्लेनिश्ड का मतलब होता है वापस से नया हो जाना, रिप्लेनिश्ड हो जाएगा, ठीक है। रिप्लेनिश्ड लिखा, रिप्लेनिश्ड हो जाएगा, नया हो जाएगा बाय नेचर ओवर टाइम, है ना। जैसे कि सन सोलर एनर्जी है, ऐसा थोड़ी वो खत्म हो रही है, वो तो चलती रहेगी, तो उसको हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहेंगे। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब कोयला पेट्रोलियम, जो कि एक वो फिक्स्ड अमाउंट है, उनका स्टॉक फिक्स है इस धरती पर। एक बार वो एग्जॉस्ट हो गए, खत्म हो गए, तो काफ़ी समय लग जाएगा उनको वापस से रिन्यू होने में, तो इसको ही रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो वो है व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। पहले इस क्वेश्चन को समझो, इसका मतलब क्या है बेटा। व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। एक के लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए विकास हो जरूरी नहीं है। बच्चे बोल रहे होंगे सर समझ में नहीं आया, मैंने फिर से बोल रहा हूँ बेटा, रिपीट कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है एक के लिए जो विकास होगा दूसरे के लिए भी विकास हो सकता है दूसरे के लिए वो नुकसान का काम हो जाए। कैसे समझते हैं हमारे आंसर से, ये आंसर तो छोड़ो यहीं पे समझ लेते हैं। देखो, अगर कोई नदी है, कोई नदी जा रही है, और हमने क्या करा, उस नदी में यहाँ पर डैम बना दिया, पानी को रोकने के लिए डैम बना दिया। अब सारा पानी जो है यहाँ पर इकट्ठा होने लग जाएगा इस डैम पे। अब पानी जैसे जैसे इकट्ठा होगा वैसे वैसे एरिया बढ़ता जाएगा, ठीक है। पहले नदी इतना चल रही थी, अब डैम के कारण क्या हो गया, पानी आसपास भी इकट्ठा होने लगा, क्योंकि यहाँ पर रुक गया पानी, तो रुकने से यहाँ पर इकट्ठा होने लगा। तो अब डैम बनाएंगे तो डैम से तुम्हें पता हो टाइडल एनर्जी, टाइडल मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनती है डैम से ना। तो डैम से भी जो है यहाँ पर जो इसके फोर्स को इस्तेमाल करा जाता है डैम में, डैम पे यहाँ पर जो फोर्स है पानी द्वारा, जैसे सोलर एनर्जी होती है ना, हवा के चलने से जो टरबाइन घूमते हैं, पंखड़ियाँ घूमती है, तो उससे एनर्जी हम जनरेट करते हैं। वैसे ही पानी के प्रेशर से भी हम जो टरबाइन लगा देते हैं, वहाँ पर जो पानी के प्रेशर से भी वो टरबाइन घूमते हैं, तो उससे भी एनर्जी। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्यमी जो लोग हैं, वो तो खुश हो जाएंगे कि उनको तो जो है क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, ठीक है, उनको तो मिल जाएगी इलेक्ट्रिसिटी इससे। लेकिन ये जो पानी इकट्ठा हुआ, तो यहाँ पर जो गांव के लोगों के खेत हुआ करते थे या उनके घर हुआ करते थे, वो तो तबाह हो जाएंगे। तो एक के लिए जो डेवलपमेंट हो दूसरे के लिए डेवलपमेंट हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। आई होप अपने को समझ में आ गया होगा। इसका आंसर देखिए हम, अगर गोल्स ऑफ डिफरेंट पीपल कैन बी कॉन्फ्लिक्टिंग, है ना, अलग अलग हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, दोनों में मतभेद हो सकता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अ डैम, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, जो डैम होता है प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट डेवलपमेंट के लिए, बट इट सबमर्ज द लैंड ऑफ लोकल ट्राइब्स। जो लोकल लोग होते हैं उनकी जो जमीन होती है वो तो सबमर्ज हो, तो डूब जाती है, एंड डिस्प्लेसिंग देम, डिस्ट्रक्शन, उससे हमें डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। तो एक के लिए जो डेवलपमेंट है दूसरे के लिए डेवलपमेंट हो ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है। नाउ हमारा अगला क्वेश्चन है, लिस्ट एनी टू कॉमन गोल्स ऑफ पीपल अदर देन हाई इनकम, है ना। जो हम डेवलपमेंट, अब डेवलपमेंट की हम बात करें तो लोगों का एक तो डेवलपमेंट होता है कि लोगों की अगर इनकम बढ़ गई तो डेवलपमेंट होगा। तो उन्होंने बोला लिस्ट एनी टू कॉमन गोल्स ऑफ पीपल अदर देन इनकम, इनकम के अलावा दो क्या हो सकते हैं कि जो कॉमन गोल हो लोगों के डेवलपमेंट के लिए। तो बिसाइड हायर इनकम पीपल सीक नॉन मटेरियल गोल्स सच एज, तो इनकम तो लोग देखते ही देखते हैं, लेकिन इनकम के अलावा भी जो लोग देखते हैं वो होता है इक्वल ट्रीटमेंट एंड फ्रीडम, लोगों को बराबरी मिले। जैसे कि आप मान लो जॉब में गए, एक जॉब है जो आपको 50,000 दे रही है और एक जॉब है आपको जो मान लो 55,000 दे रही है, तो आप सोचोगे यार 55,000 वाली जॉब कर लेते हैं। लेकिन आपको पता लगा कि 55,000 वाली जॉब में एक तो आपको बिल्कुल बराबरी नहीं दे रहे हैं ना, आपको बिल्कुल अच्छे से इस्तेमाल, आपको जो है बिल्कुल गलत तरीके से ट्रीट करा जा रहा है। और वहीं एक तरफ जो ऐसी नौकरी जो पैसे तो कम दे रही है लेकिन आपको बिल्कुल बराबरी का सम्मान दे रहे हैं,
तो आप कौन सी नौकरी पसंद करोगे जहाँ बराबरी हो। हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट हर किसी की होती है, बोले आपकी नहीं होगी अलग बात है बेटा, अगर होगी तो आप जो है इक्वल ट्रीटमेंट चाहोगे, बराबरी का जो है एक तरीके से सम्मान चाहोगे और फ्रीडम आज़ादी चाहोगे, तो ये भी जरूरी होती है। दूसरा, सिक्योरिटी होना जरूरी है, रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, और दूसरों से सम्मान भी मिले। तो इनकम के अलावा भी कुछ जरूरी चीज़ें होती है, जैसे बराबरी का ट्रीटमेंट होना, आज़ादी होना, सिक्योरिटी मिलना, रिस्पेक्ट मिलना, तो लोग ये भी चाहते हैं, तो ये भी आप याद रखना। ठीक है, लिस्ट एनी 2 कॉमन गोल्स ऑफ पीपल अदर देन हाई इनकम। ठीक है, लोग क्या चाहते हैं, इनकम के अलावा भी लोग क्या चाहते हैं, तो ये 2 चीज़ आपको याद रख लेनी है बेटा। वन इज इक्वल ट्रीटमेंट एंड फ्रीडम, सेकेंड इज सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, ये चीज़ें मिले। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब कुछ एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, बस उसको कर हम आज का चैप्टर जो है आज का लेक्चर जो है हम कवर कर लेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज एवरेज इनकम, वाई इज एवरेज इनकम नॉट परफेक्ट मेजर फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज। एवरेज इनकम अभी आपको याद नहीं आ रहा होगा बेटा, पर कैपिटा इनकम को ही एवरेज इनकम कहते हैं। बच्चों पढ़ लिया करो, हम पढ़ के आए पर कैपिटा इनकम, ऑब्जेक्टिव आ सकता है, पर कैपिटा इनकम को ही एवरेज इनकम कहते हैं। पर कैपिटा इनकम मैंने 2 बार पढ़ा थी, आपको याद होनी चाहिए। अब जो पर कैपिटा इनकम होती है वो नॉट परफेक्ट मेजर फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज। क्यों 2 देशों को कंपेयर करने के लिए पर कैपिटा इनकम सही नहीं होती है? मैंने आपको बताया था ना, पर कैपिटा इनकम में एक एरर होता है। क्या एरर होता है कि मुकेश अंबानी की जो इनकम है वो भी हमारे नाम पे आ जाती है, तो ऐसे तो हम जो है भ्रम पैदा होता है एक तरीके से। इसीलिए आपको लिखना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम इज यूजफुल टूल बट इट हाइड डिस्पैरिटीज। ये जो है ना, जो गैर बराबरी होती है उसको छुपा देती है। गैर बराबरी कैसी? जैसे कि मुकेश अंबानी के पैसे बहुत ज़्यादा थे, मेरे पैसे कम थे, आपके पैसे तो थे ही नहीं, तो वो जो गैर बराबरी थी वो तो हट गई। उससे पता ही नहीं चला कि कितने लोगों के पास ज़्यादा पैसे हैं, कितने लोगों के पास कम पैसे हैं, क्योंकि ये तो बराबर बांट दिया गया। तो एक इशू क्या रहता है, इट हाइड डिस्पैरिटीज। इट डज नॉट टेल अस हाउ द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड। हमें ये नहीं बताती कि इनकम कैसे बांटी गई है, बस ये बता देती है कि हाँ ये बांटी गई है अमोंग द पीपल ऑफ द कंट्री। इसीलिए एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम एक सही जरिया नहीं है 2 देश को कंपेयर करने के लिए। इसलिए हम और भी बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं 2 देश को कंपेयर करने के लिए। ठीक है बेटा। नाउ हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हो, नेशनल डेवलपमेंट के बारे में आपकी क्या समझ है, या नेशनल डेवलपमेंट आप किसको बोलोगे? एक नेशन का डेवलपमेंट कब होता है ना? मैं बोलूँगा कि अपने देश का डेवलपमेंट आप कैसे पता करोगे? तो आप बोलोगे सर हम एक तो पर कैपिटा इनकम देखेंगे, पर कैपिटा इनकम देखेंगे। दूसरा क्या देखोगे? तो आपने बोला सर हम जो है एजुकेशन देख लेंगे कि हमारे देश का एजुकेशन कितना अच्छा है, लिटरेसी रेट कितनी अच्छी है, और हम हमारे देश का हेल्थ देख लेंगे, हेल्थ कितना अच्छा है, और हम हमारे देश का जैसे इक्वालिटी जो है वो किसी बराबरी लोगों को मिल रही है कि नहीं मिल रही है वो देख लेंगे। तो ऐसे और भी इंडिकेटर्स होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि कंट्री की कंडीशंस क्या है। तो इन सब चीज़ों को हम देखकर ये बता सकते हैं कि उस देश का डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। और अब हम पढ़े नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट रेफर्स टू नेशंस एबिलिटी टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ सिटीजन। नेशनल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि उस देश की कितनी क्षमता है कि वो लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको सुधार पाए। तो पता कैसे चलेगा? तो आगे लिखा है इट इंक्लूड इंक्रीजिंग पर कैपिटा इनकम। तो इसमें हम ये देखते हैं कि लोगों की पर कैपिटा इनकम कितनी हो रही है, बढ़ रही है। प्रोवाइडिंग सोशल फैसिलिटी, उनको सोशल फैसिलिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, अभी पढ़ के आना पब्लिक फैसिलिटी, उसी की बात हो रही है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, इक्वालिटी, ये लोगों को मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है। तो इन चीज़ों को देखकर हम बता सकते हैं कि किसी देश की डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, समय के साथ बदल रही है या नहीं बदल रही है। तो इसको जो है नेशनल डेवलपमेंट कहते हैं। और थैंक यू बच्चों, आई होप हमने अभी आज के क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे से समझे होंगे, आज के टॉपिक बहुत अच्छे से कवर करे होंगे। और बाकी अब लेक्चर नंबर 3 हमारा बहुत जल्द आएगा, जिसमें हम ये चैप्टर पूरा एक ही बार में कवर कर लेंगे। और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि जितने क्वेश्चन सर, जितने टॉपिक हमने कवर करे उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो बस आप उनको पढ़िए, समझिए, और अगर डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू बच्चों।